अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम 9th क्लास के फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है थ्योरी यूनिट 1 की करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी, केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक नहीं आ रहा, तो फर्स्ट के बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक आ रहा है जी, बेसिक डेफिनेशंस का। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले मैटर्स की डेफिनेशन आ रही है। मैटर क्या होता है जी? हर वो चीज जो जगह घेरे या फिर हमारे पास उसके पास कोई ना कोई वजन हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसा कि हमारे पास हवा है, उसको वो वजन भी रखती है, जगह भी घेरती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। ठीक है, तो उसका जो वजन है, अगर हम कंटेनर में बंद करें तो उसका वजन लाजमी कुछ ना कुछ होगा। तो मैटर इसे कहते हैं जी। नेक्स्ट उसके बाद सब्सटेंस। सब्सटेंस से मुराद हर वो चीज जो दूसरे चीज से मुख्तलिफ हो और वो किसी न किसी उसको जब तोड़ा जाए तो वो किसी न किसी चीज से मिलके बनी हो, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है जी, वो किसी न किसी चीज से मिलके बनी हो और उसकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। जैसे कि पानी की प्रॉपर्टी हवा से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। और एलिमेंट मैंने बता दिया जी, एलिमेंट उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि अब जिस तरह पानी है, पानी में H2O होता है, तो इसका जो एलिमेंट है वो H भी है और O भी है। इन दो एलिमेंट से मिलकर ये क्या बना है? सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? और मिक्सचर। कंपाउंड हमारे पास हर वो चीज जो प्योर फॉर्म में मिले हमें, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। मतलब कि कोई भी दो चीजों से मिलके अगर कोई चीज बनती है फिक्स रेशियो में, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जबकि मिक्सचर में वो प्योर नहीं बनती। प्योर नहीं बनती से मुराद ये है कि प्योर से मुराद हमारे पास कंपाउंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पहले दो एलिमेंट्स को मिलाया जाए तो उसे हम उससे तीसरी कोई अलग चीज बनेगी। ठीक है, और हम उसमें से इसको मैं जो उनके एलिमेंट्स है जो बीच में डाले हैं, वो उनको अलहदा करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, जबकि मिक्सचर जो है उसमें दोनों की खुसूसियात अलग-अलग तौर पे पाई जाती है और उनको अलहदा करना बिल्कुल आसान है। मिक्सचर में अब हमारे पास दो तरह के मिक्सचर आ रहे हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस, सेकंड है जी हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं कि जिनका सिर्फ एक फेज होता है। एक फेज से मुराद हमारे पास वाटर और शुगर है। ठीक है, वाटर क्या है? हमारे पास एक प्योर फार्मूला है कोई। ठीक है, कंपाउंड है। तो इसी तरह हमारे पास शुगर जो है वो भी हमारे पास एक प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिक्सचर करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और अगर इसी तरह एयर और सैंड का हम करते हैं, एयर हमारे पास इसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, एक नहीं। ठीक है, ये सिर्फ एक फेज पे मुश्तमिल होता है, जबकि ये मुख्तलिफ फेज पे होता है। तो एयर अब मुख्तलिफ फेज में आ रही है, मतलब कि उसमें पानी भी है, ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से होती है। इसी तरह उसमें हमारे पास दूसरे पार्टिकल्स है, नाइट्रोजन भी है क्योंकि ज्यादातर नाइट्रोजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन भी है, और भी हमारे पास काफी कार्बन कंपाउंड्स भी है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसके बाद आ रहा है जी हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाता है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मास नंबर क्या होता है जी? वो इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर प्लस हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, अगर आपने फाइंड करना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जबकि आपको ये दो चीजें दी हो, तो आप फाइंड कर सकते हैं इसके तहत, इस फॉर्मूले के तहत। नेक्स्ट हमारे पास बात आ रही है जी रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि तमाम चीजों को हम क्या करते हैं जी, किसी ना किसी चीज से रिलेट करके उसको मेजर किया जाता है। तो केमिस्ट्री में हम एटम्स को जिस चीज से रिलेट करते हैं वो है जी कार्बन 12 के एटम से हम रिलेट करते हैं, और उसका जो फिर उसका मास आता है उसे हम क्या कहते हैं जी? रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसकी यूनिट हमारे पास क्या आ जाती है जी? AMU। नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला।
एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर, ठीक है जी, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है जी? सिंपलेस्ट फार्मूला, उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला होता है, ठीक है। एक्चुअल से मुराद जैसा कि हम शुगर लेते हैं या जैसे ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 हमारे पास उसका फार्मूला है, तो ये उसका एक्चुअल फार्मूला है। लेकिन इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इसको एक ही टेबल से अगर कटिंग करेंगे इसके एटम्स को, ठीक है, तो उसको सिंपलेस्ट लेकर आना, वो 1 to 1 आ जाएगा, 6 1 6 2 6 1, ठीक है। तो उसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाए हैं तो वो CH2 और O रह गया हमारे पास। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका C6H12O6 है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप बात करें मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का हम मॉलिक्यूलर मास करते हैं, लेकिन जो फार्मूला मास है वो हम आयनिक बॉन्ड का करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। ये हम 4th चैप्टर में इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड से के हमारे पास कंपाउंड होते हैं, जैसा कि H2O है, इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तो वो कैसे निकलता है जी, कि एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो अब एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा 2 × 1.008 प्लस 18, और सॉरी ऑक्सीजन का हमारे पास 16 आता है। तो ये हमारे पास कितना बन गया जी, 18.016। ये हमारे पास क्या आ गया जी, AMU में मॉलिक्यूलर मास आ गया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल था। अगर हम इसी तरीके से फार्मूले का करें आयनिक कंपाउंड का, जैसे कि NaCl है, तो उसका भी इसी तरीके से करना है, उसी को करें तो फिर उसका जो आंसर आएगा उससे हम क्या कहेंगे जी, वो फार्मूला मास उसका आया है। इसमें बकाया और कुछ फर्क नहीं है, हल एक ही तरीके से करना है, ठीक है। और बस ये फर्क है कि आपके पास मॉलिक्यूलर मास में कोवैलेंट बॉन्ड का किया जाता है और फार्मूला मास में आयनिक बॉन्ड का मास फाइंड किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है जी मोल या एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स हमारे पास बराबर होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, बल्कि कोई भी सब्सटेंस जो इसके बराबर होगा उसे हम मोल कहते हैं, ठीक है। जो इतने पार्टिकल्स के बराबर होगा, पार्टिकल से मुराद अगर वो एटम है तो उसके एटम्स इतने होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है, फार्मूला है, ठीक है, तो उसके इतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो मोल है, ठीक है। और इसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं हल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अगर कहीं से डिटरमाइन करते हैं तो इसे हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, ठीक है जी, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये दोनों की डेफिनेशन होगी। और इसी में हमारे पास आ रहा है जी मोलर मास। मोलर मास क्या है, जैसा कि आपने पीछे इंपिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की है, सेम चीज है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और एटॉमिक मास का जो मास फाइंड किया जाता है उसको अगर ग्राम में हम लिख दें, इसे हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है। फार्मूला उसी तरह हल होगा, जैसे कि H2O का हमने फाइंड किया था जी 18.016 आया, ठीक है, तो ये हमने AMU में लिखा था, लेकिन अगर हम मैं ग्राम में लिख देता हूं तो ये मोलर मास ऑफ H2O बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट आप देखते हैं कि जैसा कि मैंने अभी कहा है कि मॉलिक्यूलर मास, इसे हम ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा जी। ग्राम में लिखते हैं फार्मूला मास को तो ग्राम फार्मूला मास, और अगर एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं जो AMU में होता है तो उसको अगर ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास होगा। इन तीनों को हम क्या कहते हैं जी, मोलर मास। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी वो मोल मास कैलकुलेशन आ रही है, मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, मोल से मास फाइंड करने के लिए, मतलब मोल्स आपको फाइंड करने और मास आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है जी, ये फार्मूला है। अगर आपको मास दिया हुआ है, मास फाइंड करना है और मोल्स दिया हुआ है, तो आपने मोल्स को मल्टीप्लाई बाय
मोलर मैस कर देना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट बार करेंगे जो एक्सरसाइज होगी, ठीक है। इसी तरह मोल मैस के बाद मोल्स पार्टिकल कैलकुलेशन आ जाती है जी। मोल्स पार्टिकल कैलकुलेशन में हम पार्टिकल से मुराद वही नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है जी। एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स आ जाएंगे मोल्स को, ठीक है। और इसी तरह अगर हमें क्या दिया हो जी, मोल्स से फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे जी, मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर करेंगे तो हमारे पास उसके क्या आ जाएगी, वो मोल्स आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके साथ आज का केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो हमारे पास खत्म हो रहा है, केमिस्ट्री का यूनिट 1, ठीक है जी। ठीक है, एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है जी, वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है जी। वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपको मैंने करवा दी है तो इसका आपने आंसर लिख लेना है, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। और क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम। मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। और आपके पास 9.0 ग्राम क्या दिया हुआ जी, स्टीम दी हुई है। आपको पता होना चाहिए स्टीम से मुराद आपके वाटर ही है, ठीक है। स्टीम से मुराद वाटर ही। तो फार्मूला हमारे पास है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है जी। ये कैसे बना है कि मोल्स की जगह हमने मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मैस इन ग्राम हमारे पास 9 ग्राम है जी। और वाटर का जैसा कि हमने फाइंड किया हुआ है तो वो कितना है जी, 18 ग्राम, 18 होता है, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 1 9 2 ऊपर क्या आ रहा है 6.022 मल्टीप्लाई 10 raised to power -23 डिवाइडेड बाय 2। एवोगाड्रोस नंबर का ये 6.3 लिखा, ठीक है जी। तो जब हम ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। आपने डिवाइड कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें तो 7 में वो कह रहा है कि मोलर मैस ऑफ यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 आपने निकालना है जी। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, ठीक है। तो यूरेनियम 238 में सिंपल सी बात है कि जो ये आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स आपने सेकंड चैप्टर में करने हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं आ रहे फेडरल बोर्ड के। लेकिन जो आपके पास आइसोटॉप होते हैं उनका जो नंबर आगे लिखा होता है वो उनका मैस नंबर होता है, एटॉमिक मैस होता है, ठीक है जी। तो उसने पूछा ही मोलर मैस है, तो हमारे पास इसका जो एटॉमिक मैस क्या आ जाएगा जी, या मोलर मैस क्या आएगा, ठीक है। मोलर मैस इसका 238 आ जाएगा जी, यूरेनियम 238 का। और यूरेनियम 235 का हमारे पास यूरेनियम 235 ग्राम ही मोलर मैस आ जाएगा, ठीक है जी। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जिसे हम H2 कहते हैं, और हाइड्रोजन एटम जिसे हम H कहेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इनका 1 मैसेज से डिफरेंट ही होते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम इसका मोलर मैस निकालेंगे तो इसका तो हमारे पास 1.008 आ गया, ठीक है। और जब H2 का निकालेंगे तो 2 into 1.008 आ गया, तो ये तो 2.016 आ रहा है। तो इस वजह से आपके पास क्या हो रहा है जी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बढ़ी है तो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई हो जाती है मैस नंबर से, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका आंसर मुख्तलिफ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ ये सवाल आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उनमें से सिर्फ ये सवाल आ रहे हैं जो आपने बोर्ड में भी टॉपिक रिलेटेड उन्होंने कहा है, तो टॉपिक रिलेटेड हमारे पास यही सवाल आ रहे हैं। और सॉरी, थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा 2 के बाद, हमारे पास जो आ रहा है टॉपिक रिलेटेड वो हमारे पास 6 आ रहा है जी, जिसमें हमने फाइंड करना है मोल्स और इन सिंपल विद द मैसेज आपको दिया हुआ है, मोल मैस कैलकुलेशन आपने की हुई है, ठीक है जी। मोल्स फाइंड करने हैं अगर आपको मैस दिया हुआ है
अब हम कोई से 2-3 एग्जांपल से यहाँ पे करते हैं जी। सबसे पहले 1.5 kg ऑफ MgO, सबसे लास्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका। 1.5 kg ऑफ MgO। अब इसमें हमारे पास मैस दिया हुआ है 1.5, लेकिन हमने मैस इन ग्राम लेना होता है, तो 1.5 की जगह क्या हो जाएगा जी, हमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी 1000 से, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है जी 1500 ग्राम। ठीक है जी, 1500 ग्राम आ गया। तो ऑफ MgO है ना, हमने इसका मोलर मैस भी निकाल लेना है। मोलर मैस क्या निकलेगा जी MgO का। मैग्नीशियम हमारे पास 24 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया जी 6 + 4 10 और 40 ग्राम। ठीक है, तो आपने 1.5 इसका निकाल लिया। अब आपने मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम। मैस इन ग्राम कितना है जी 1500 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस जो 40 है। आपने इसे डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं जी। आपने मैस इन ग्राम फाइंड करना है, जबकि आपको मोल्स दिए होंगे। अब मोल्स में आप यहाँ पे मैं कोई एक एग्जांपल करवाता हूँ, जैसा कि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है कि 1.05 मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O, ये जो है इसका मोलर मैस फाइंड करना ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 दफा हमारे पास पेपर्स में आया हुआ है, तो आपको इसको फाइंड करना आना चाहिए और आपको तो याद भी हो जाएगा फिर। इसी तरह 1.05 मोल्स ऑफ CuSO4 है, ठीक है, .5H2O। तो मोल्स हमें पता है, हमने बस मोलर मैस निकालना है। मोलर मैस इज इक्वल टू Cu का कॉपर का हमारे पास 63.5 होता है। ठीक है, इसी तरह प्लस सल्फर है 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन क्या आ गया जी 16, डॉट का मतलब प्लस 5 इंटू ब्रैकेट है, तो H2O का बता दिया मैंने कि अब वो बार बार हमने लिखने की जरूरत नहीं है। 18 आता है तो हमने 18 लिख दिया। तो इज इक्वल टू हमारे पास इस तमाम को जमा करें, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे तो हमारे पास 249.5 आएगा। ठीक है, इसको आप देखें फॉर्मूले के तहत मैस आपने निकालना है, तो मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस होता है जी। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। बस आपने मल्टीप्लाई करना है जी इसको। मैं हमारे पास मोल्स कितने हैं 1.05 मल्टीप्लाई टू 49.5, तो ये आपके पास 260 के करीब है समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, जबकि आपको दिया हुआ है मोल्स दिए हुए। ठीक है, अब मोल्स दिए हुए तो आपको जैसा कि सवाल यहाँ पे देख ले 1.09 मोल्स ऑफ किसके C6H6 के, ठीक है, बेंजीन के। अब ये मोल्स दिए हुए हैं तो हमें इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है जी मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। 1.09 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका आ जाएगा जी कि उतने कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, कि कौन सी इसकी एग्जांपल है एम्पिरिकल फार्मूला की, कौन सी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ जी Al2CL6, मतलब कि एल्यूमिनियम 2 और C क्लोरीन क्या है 6। तो अब इसको हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 2 के टेबल में 1 2 3 तो इसका मतलब ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट बात करें तो Hg2Cl2, ये भी हमारे पास 1:1 रेशियो आ जाएगी, 2 के टेबल से कट जाएंगे, तो ये भी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। इसी तरह NaCl, देखिए NaCl में नीचे कोई एटम नहीं है तो एक एक है, तो ये पहली सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास एग्जांपल है जी एम्पिरिकल फार्मूला की। इसके बाद आ रहा है जी C2H6O। अब ये देखिए 2 के साथ कटिंग हो रही है इनकी, लेकिन हमने पढ़ा है जो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए कि आपने तीनों को एक टेबल से करना है, 3 हो या 4 हो या 5, तो आपने एक टेबल से करना है। तो उसके मुताबिक तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो 1 है, तो अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, कहीं पे भी एक 1 आ जाए तो इसका मतलब वो एम्पिरिकल फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि
TNT हमारे पास वो बम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इट कंटेन्स 7 कार्बन एटम, कार्बन के 7 एटम है, हाइड्रोजन के 5 है, नाइट्रोजन के 3 है और ऑक्सीजन के 6 है। तो व्हाट इज इस एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला आपने बताना है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो एम्पिरिकल फार्मूला देखें, कोई एक टेबल पे जा रहा है, देखे नहीं, अगर 2 का टेबल लेके जाओ तो 7 पे नहीं जाएगा, 3 का टेबल लेके जाओ तो 7 पे नहीं जाएगा, फिर उसके बाद 3 के बाद तो 4 का टेबल लेके नहीं जा सकते क्योंकि सबसे छोटा 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है इसका। ठीक है जी। 10th के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है कि अ मॉलिक्यूल कंटेन 4 फास्फोरस एटम, फास्फोरस के 4 है, ठीक है, 10 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 10 है। राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड और मोलर मास भी आपने निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या है जी? रेशियो कन्वर्ट करें जी, 2 जार और 2 5 जार, इससे और सिंपलेस नहीं होता था, तो P2O5 आ जाएगा। और आपने मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास अब मैं बार बार रिपीट ही करूंगा। मोलर मास कैसे होगा जी? फास्फोरस का आपने क्या कर लेना है जी, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस ऑफ P को मल्टीप्लाई कर देना है उसके एटम से, प्लस 5 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास आंसर आ जाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके उसके टॉपिक में आ रहा है जी। तो उसमें क्या बता रहा है कि C16H10N2O2 ये एक चीज है जिसको हम नाउन ज्यादातर ये भी जानते हैं कि वो C8, ठीक है, एंडोक्सिल होता है, C8H7 और ON भी होता है। ठीक है, एक चीज, ये दोनों इसने केमिकल फार्मूले बताए हुए हैं। आपने इसका मोलर मास निकालना है और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, इन दोनों का मोलर मास भी निकालना है आपने और एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालना है। तो अब ये सेम चीज है, बार बार रिपीट नहीं की जाएगी, लेकिन इन दोनों की ये चीजें आपने करनी है। ठीक है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज फार्मूला मास, फार्मूला मास आपने किया हुआ है ना, तो फार्मूला मास किसका था? 133.5 AMU आता है। उसमें आपने उसने आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई है, MgCl2 का या S2Cl2 का, ठीक है, या फिर BCl3 का या फिर AlCl3 का। तो आपने इन सब का फार्मूला मास निकालना है। अगर किसी का भी 133.5 के बराबर आता है तो आपने उसको लिख देना है कि वो उसके बराबर आ रहा है। इसमें आपको कोई मसला नहीं आना चाहिए, मोलर मास जिस तरह निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं, लेकिन AMU में आप लिखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी 14, जिसमें आपने निकालना है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का फार्मूला एक ही था, ये भी आप ध्यान में रखें। उसमें हमारे पास होता है मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मोल्स आपको दिए, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट उनमें से मैं एक करवाता हूँ कि जिसमें आपको मोल्स नहीं दिए हुए, तो आपने क्या करना है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर करना है। ठीक है जी। तो मोल्स में सोडियम का अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमारे पास मास क्या आ रहा है 23, और मोलर मास सोडियम का 23 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर एवोगाड्रोस नंबर ही आएगा, मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। 14 के बाद हमारे पास 15 जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग 3.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 एटम्स आपको दिए हुए हैं और आपने मास निकालना है जी। उसका क्या फार्मूला है? सेम वही फार्मूला है, लेकिन आपने क्या कर लेना जी, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें जी, मास आपने इधर ही रखना है क्योंकि आपने फाइंड करना है। मोलर मास एटम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एटम्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर क्या हो जाएगा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू मास इन ग्राम, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आप अब नंबर ऑफ मोलर मास इसमें क्या आ रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, उसमें 3.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 आइटम्स ऑफ आयरन है। तो आपने एटॉमिक मास ऑफ आयरन लिखना है Fe, ठीक है,
Fe का मल्टीप्लाई बाय एटम्स आपके पास लिखने हैं 3.24 है जो, ठीक है 18, तो डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर जो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, ठीक है। तो आपने Fe का मोलर मास ने फाइंड करके Fe का आपने पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास देखना है, ठीक है, वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके एटम से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एवोगाड्रोस नंबर है, ठीक है जी। तो इसके पास इसको मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, वो हमारे पास मैथ्स में होगा, ठीक है। क्वेश्चन को हल करने का तरीका सेम है, आगे जो कैलकुलेशन है वो आपने कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी टाइम की बचत करनी है, आंसर है वही आएगा, एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई मसला आता है वो फिर आप लाजमी पूछें हमसे, ठीक है, आप कमेंट में कर ले, ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज मुझे कर सकते हैं कि सवाल, ये वाला सवाल समझ नहीं आया और कहाँ से नहीं समझ आया, वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ही रिप्लाई लाजमी दूंगा, ठीक है। और जो मुझे ज़रूरत होगी कि वो उसकी अलग वीडियो बननी चाहिए, तो वो उसकी मैं वीडियो भी लाजमी बना दूंगा, जो सवाल आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।